Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका जो इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपने इसके पहले के वीडियोस में इसके डिफिनीशन आप लोगों ने स्टडी किया था और इसके अतिरिक्त में इसके प्रकार भी आपको बताए गए थे। तो एक बार हम आपको ये टॉपिक रिवाइज करा देते हैं। तो आपने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस the action or state. They are also known as a helping verbs. तो आपने इसका हिंदी रूपांतर यह पढ़ा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वह क्रिया है जो किसी के साथ कार्य करके अपने भावों को व्यक्त करती है, जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसे सहायक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने इसके बाद पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार। तो आपने स्टडी किया था, थोड़ा बैक वीडियो में जाते हैं 2 मिनट के लिए। तो आपने पढ़ा था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ा था आपने वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, जिसके अंतर्गत वर्ब टू बी के अंतर्गत आपको स्टडी करना था इज एम आर वाज वर्ब, इज एम और वाज वर्ब का स्टडी करना था, जो आपने किया भी है। इसके बाद आता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंतर्गत आप लोगों ने स्टडी किया है हैज, हैव और हैड का स्टडी करना है आज आपको। नंबर 3 पर है वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे डू, डज और डिड का। डू, डज और डिड का स्टडी किया जाएगा। तो एक एक एग्जांपल्स की ओर चलते हैं और आसानी से हल करते हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझते जाएं। तो आज बारी है इन सभी चीजों की, तो ध्यान दीजिएगा कैसे एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी में आप लोग समझते जाएं, बड़े आसानी से ही आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहले आते हैं इजएमआर में। अगर हम इजएमआर में आते हैं तो इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर और वाज वर्ब का प्रयोग यहां पर आएगा। तो एग्जांपल दे दें जिसे कहा जाए वह अच्छी है, तो सी इज गुड, वह अच्छी है। जो आपने इज लिखा है वो हमारा क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर कहें राधा एक अच्छी लड़की है तो राधा इज अ गुड स्टूडेंट, राधा एक अच्छी छात्रा है। तो जो इज लिखा आपने वो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे बोला जाए मैं तुम्हारा मित्र हूं, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो जो आपने एम लिखा ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद करें
तुम एक अच्छे आदमी हो, तो यू आर अ गुड मैन। जो आपने आर लिखा ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे कहा जाए बच्चे खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो जो आर लिखा आपने ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके बाद आते हैं वाज वर्ब। वाज का मतलब था थी थे, और वर्ब का भी मतलब होता है था थी थे। और अच्छी ध्यान देंगे, बहुवचन करता होने पर वर्ब का प्रयोग यानी वी यू दे, और बहुवचन जो शब्द होते हैं उनके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। और एक वचन करता ही सी इट नेम और आई के साथ वाज लगाते हैं। जैसे कहा जाए राजा दयालु था, द किंग वाज वेरी काइंड। राजा बहुत दयालु था। जो आपने वाज का प्रयोग किया है वो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। एक और एग्जांपल है, बच्चे आलसी थे, तो द बॉयज वर लेजी। जो वर्ब आपने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है जो कि नंबर 2 पे आता है, वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू हैव के अंतर्गत आपने भी पढ़ाया है, आपने भी सीखा है ही हैज, हैव और हैड का स्टडी यहाँ पर करते हैं। नंबर 2 पे आते हैं वर्ब टू हैव, जिसके अंतर्गत आपको हैज, हैव और हैड का स्टडी करना है। हैज, हैव और हैड का स्टडी करना है आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, जो अब शुरुआत होता है जिसे बोला जाए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की बात करें ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग करोगे। आई, वी, दे और यू के साथ हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हैड का प्रयोग करना है तो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। अब पहला एग्जांपल बोला जाए, जिससे बोला जाए कि मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है, तो क्या होगा ट्रांसलेट? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। जैसे कहा जाए उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है, तो उसका ट्रांसलेट होगा ही हैज अ कार। तो जो हैज और हैव यूज कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब, यही तो हमारा वर्ब टू हैव है, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर भाई। हैड, हैड मतलब पास था, थी, थे। जैसे कहा जाए उसके 4 बेटे थे। उसके 4 बेटे थे। उसके माने ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। तो यहाँ पर जो आप लोग हैज, हैव और हैड का यूज कर रहे हो, यही हमारा जो है वर्ब टू हैव है, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। एक चीज और बता दें, हैज और हैव का हेल्पिंग वर्ब जो हैं
ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज की जाती है। उसके अंतर्गत वाक्य बनाओगे तब भी आपको वहां पर हैज हैव मिलेगा, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इसके अलावा हैड का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हो तो वहां पर भी आपका ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा। जहां पर हैज हैव हैड मिलता है तो समझ जाना कि हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू प्लस हैव है जो कि यूज किया जाता है वाक्यों में। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की ओर। टॉपिक 3 की बात करें भाई तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डू, डज और डिड जो कि टॉपिक 3 के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं वर्ब टू डू जिसके अंतर्गत हमें स्टडी करना होगा डू, डैश और डिड का। अगर डू का प्रयोग की बात करें तो बहुवचन करता होगा तो डू का प्रयोग, एक वचन करता होगा तो डज का प्रयोग। अगर डिड का प्रयोग करना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें डू डज लगता कहां पर है तो डू डज का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और डिड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये यहाँ पर दो चीज कॉमन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। तो जैसे बोले आपसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो आपका ट्रांसलेट होगा आई डू नॉट नो यू, यानी मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो आपने जो डू नॉट लिखा, जो डू लिखा हेल्पिंग वर्ब वही तो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल्स है। जैसे अगर एग्जांपल बोले बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, स्टूडेंट्स फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो बहुवचन सब्जेक्ट होने पर यानी कह लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ही डू नॉट यानी डू का प्रयोग होता है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे बोला जाए वह मेरे बारे में नहीं जानती है, वह मेरे बारे में नहीं जानती है। वह माने सी और एक वचन का सब्जेक्ट है इसे लिखा रहोगे डज नॉट, तो सी डज नॉट, जानना माने नो, सी डज नॉट नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में नहीं जानती है। राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। तो राम माने राम, एक वचन का साथ डज नॉट, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। जो आपने डज का प्रयोग किया वो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि इसी टेंस के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिड की। डिड की बात करें तो डिड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। डिड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और डिड के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टेंस में किया जाता है। जिसे बोला जाए मैंने तुम्हें हिंदी
नहीं पढ़ाया था। तो मैंने माने आई, पास्ट टेंस में इसलिए डिड नहीं कि डिड नॉट। आई डिड नॉट टीच यू हिंदी, मैंने तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाया था। तो इसलिए जो डिड का आपने प्रयोग किया वो हमारा आपका वर्ब टू डू हेल्पिंग वर्ब से है। इससे अगर बोला जाए वह स्कूल नहीं आती थी, वह स्कूल नहीं आती थी। तो वह माने सी, पास्ट टेंस में इसलिए डिड नॉट कम टू स्कूल, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आती थी। तो आपने बनाया सी डिड नॉट कम टू स्कूल। अगर इसी में हम लोग चले जाएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसे कहा जाए क्या राम ने एक शेर को मारा, क्या राम ने एक शेर को मारा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड राम किल अ टाइगर। इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल सावधान पूर्वक रहें। ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से समाप्त होता है। वीडियो को देखें, समझें और कोई भी सस्पेंस हो आप पूछें। तब तक के लिए आपका टॉपिक यहीं पर एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।